ओके, डिसीजन ट्री में हम लोगों ने एंट्रोपी देखी थी। एंट्रोपी हमने किस तरह से फाइंड करनी है? एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास लॉग ऑफ फर्स्ट क्लास टू बेस टू। जितनी भी हमारे पास क्लासेस होंगी उनकी इस तरह प्रोबेबिलिटी निकाल के उन सबको जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास एंट्रोपी निकलेगी। अब ये कुछ एग्जांपल्स हमने एंट्रोपी की थी। जिस तरह ये C1 0 था, C2 6 था, टोटल 6 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 0/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 6/6 मतलब 1। इसको इस फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आया। इसी तरह फिर सेकंड वाले को किया, C1 है 1, C2 है 5, टोटल क्लासेस 6 हैं। तो C1 की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6 और C2 की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/6। तो इस फॉर्मूला में इसको पुट किया, ये हमारे पास आंसर आया 0.65। इसी तरह थर्ड क्लास की भी प्रोबेबिलिटी निकाली है। फिर इंफॉर्मेशन गेन के लिए हमारे पास ये डाटा था कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे पास जो मेन क्लास है वो है बायस कंप्यूटर, जिसके दो ही ऑप्शन थे, एक था यस और एक था नो। तो हम लोग यस के लिए अलग निकालेंगे एंट्रोपी, वाई के लिए अलग निकालेंगे एंट्रोपी, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे ना। फॉर्मूला में समेशन था। तो इंफॉर्मेशन DI 9 5, 9 मतलब 9 क्लासेस इसमें किसकी हैं? यस की हैं। और 5 क्लासेस इसमें नो की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यस की हैं और 5 नो की हैं। ये यस की क्लास है 9 और ये नो की क्लास है 5। तो जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्लास क्या बनेगी? 9/14 लॉग ऑफ 9/14 टू बेस 2। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे लॉग ऑफ 9/14 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। कैलकुलेटर पे अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। इसी तरह आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्लास नो वाली है, 5/14 हो जाएगा लॉग ऑफ 5/14 टू बेस 2। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस है। जब ये लॉग की वैल्यू हम निकालते हैं बेस 2 के साथ तो वो नेगेटिव ही आता है, तो वो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाता है। इसका आंसर आ जाएगा 0.940। ये हमारे पास जो टोटल इंफॉर्मेशन डी थी, मतलब जो मेन क्लास की थी, वो हमने निकाल ली 0.940। फिर हमने चेक करना होता है कि ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट है एज का, इनकम का, स्टूडेंट का और क्रेडिट रेटिंग का। इसमें से जो लीफ नोड है, मतलब जो मेन नोड है, वो कौन सी होगी? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबका इंफॉर्मेशन गेन मतलब एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। अब ये एज की निकाली हुई है। अगर एज में हम देखें तो एज में तीन तरह के ऑप्शन है, एक है लेस देन इक्वल टू 30, एक है 31 से 40 और एक है ग्रेटर देन 40। तो इन तीनों पे हम लोगों ने क्या किया, एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाया। जो लेस देन इक्वल टू 30 है उसका आया 0.971, 31 से 40 जो है उसका आंसर आया 0, और ग्रेटर देन 40 जो है उसका आंसर आया 0.971। अब एट्रीब्यूट सिलेक्शन है। एट्रीब्यूट सिलेक्शन में हम लोगों ने क्या किया, जो तीनों के आंसर आए थे, ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया, आपस में सम अप कर दिया। इंफॉर्मेशन ऑफ 5/14 2/3, 4/14 40, 5/14 32। इनका आंसर आ गया 0.694। इन तीनों को प्लस किया हुआ। जब हम लोगों ने प्लस कर दिया तो आखिर में क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन दी थी, मतलब जो मेन क्लास की इन्फो थी, उससे ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है इन्फो ऑफ एज, इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। अब जब माइनस करेंगे, ये हमने निकाली थी 0.940 और ये हमारे पास आई 0.694। इसको माइनस किया, आंसर आ गया 0.246। अब ये हमने एज की निकाल ली। जिस तरह हमने एज की निकाली है इसी तरह हम आगे इनकम की, स्टूडेंट की और क्रेडिट रेटिंग की निकालेंगे। सबकी निकालेंगे, आखिर में जिसकी ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको हम लोग रूट नोड, जो स्टार्टिंग नोड होगा डिसीजन ट्री का, जो स्टार्ट जहां से हमने स्टार्ट करना है, वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है जीनी इंडेक्स से, ठीक है। If our data set D contain examples of n classes, Gini index Gini D is defined as। अब इसका क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ J का स्क्वायर, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास है उसका हमने स्क्वायर लेना है। और जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब J स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप्रोचेस n, मतलब n तक जितनी भी क्लासेस है उसमें हमने ये फॉर्मूला लगाना है। पीजे क्या है,
relative frequency of class J in data set D। डी डेटा सेट में जितनी वो क्लास एग्जिस्ट कर रही है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जिनी ए क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ D1 डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। लेट्स सपोज अगर हम यस की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं यस कितने हैं, 9 है। टोटल क्लासेस कितनी है, 14 है। और आगे क्या हो जाएगा, जिनी D1 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसी तरह नो वाली होगी तो नो कितनी थी, 5 थी। टोटल कितनी थी, 14 थी। तो जिनी ए क्या निकलेगा, जिनी डी माइनस जिनी ए डी। मतलब जो हम लोगों ने ए की जिनी निकाली है ना, ये वाली, इसमें से जो ओवरऑल टोटल क्लास की थी उसमें से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। वो हमारे पास 1 ही होती है। ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास 1 ही होगा। अब इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं। कंप्यूट हम लोगों ने किस तरह से करना है, अब ये एग्जांपल्स वही ली हुई हैं। C1 0 है, C2 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या होगा, टोटल क्लासेस 6 हैं जिसमें से C1 0 है तो 0/6 मतलब 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 क्या होगा, 6/6 मतलब 1। अब जिनी में जब हम लोग करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 का स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। इसी तरह हम सेकंड की कैलकुलेट करते हैं। सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 है हमारे पास 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 है हमारे पास 5/6। जब इसका जिनी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड का स्क्वायर मतलब 5/6 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इसका, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लो बेशक। 1 माइनस 1/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर क्या बनता है, 0.278 बनता है। 0.278। ये आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है, आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, समझ आई है क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ। 1 में से बाकी दोनों की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर लेना है, लॉग इसमें यूज नहीं हो रहा। पिछले वाले में लॉग यूज हो रहा था, जो एंट्रोपी थी, इंफॉर्मेशन गेन। इन्हीं में कोई लॉग यूज नहीं हो रहा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर यूज हो रहा। इसी तरह अगर हम थर्ड वाले की देखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये थर्ड वाले की इधर करेंगे, जीनी ऑफ थर्ड जो है वो आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्या बनेगी, 2/6 का स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्लास क्या बनेगी, बीच में माइनस का साइन है, 4/6 का स्क्वायर। इसका जो भी आंसर होगा वो फाइनल आ जाएगा। इसका आंसर बनता है 0.444। तो ये इसकी गिनी कैलकुलेट होगी। अब अब देखो हमारे पास क्या है, एंट्रोपी। सबसे पहले ये निकाला, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला था, ये जीनी है, ये इसका फॉर्मूला है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन एरर का मेजर है वो है क्लासिफिकेशन एरर 1 माइनस। अब हम किसको माइनस करेंगे, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ हमने अब उसको माइनस करना है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें तीनों को इकट्ठे निकालते हैं, जिनी क्या होगा, 1 माइनस 0/6 का स्क्वायर माइनस 6/6 का स्क्वायर। इंट्रॉपी क्या होगा, इंट्रॉपी में वो फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास लॉग ऑफ फर्स्ट क्लास टू बेस 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्लास लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्लास टू बेस 2। और एरर के लिए 1 माइनस मैक्सिमम, इन दोनों में से कौन सी मैक्सिमम है, मतलब 0/6 मैक्सिमम है या 6/6 मैक्सिमम है, 6/6 मैक्सिमम है। तो 1 माइनस 6/6 मतलब 1 माइनस 1, ये 0 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट वाले के लिए था ना। अगर हम लोग दूसरे वाले के लिए देखते हैं तो गिनी वही है, ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास 1/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर, ये आ गया। इंट्रॉपी अगर हम लोगों ने निकालनी है तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास लॉग ऑफ फर्स्ट क्लास टू बेस 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्लास लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्लास टू बेस 2। एरर के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस मैक्सिमम ऑफ दिस, 1/6 मैक्सिमम है या 5/6 मैक्सिमम है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है उसको हम लेंगे। 5/6 बड़ा है
तो 1 - 5/6, इसका जो आंसर आएगा वो एरर आएगा। ये 3 मेजर है और ये तीनों की इन्होंने वो भी दी हुई है किस तरह से हमने फाइंड करना है। और प्री इंडक्शन मैंने पहले बताया था ग्रीडी स्ट्रेटेजी है। ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। अब कह रहे हैं डिटरमिन व्हेन टू स्टॉप स्प्लिटिंग। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा ट्री इंडक्शन का। स्टॉप एक्सपेंडिंग अ नोड व्हेन ऑल रिकॉर्ड्स बिलोंग टू सेम क्लास। तब स्टॉप करना है जब सारे रिकॉर्ड सेम क्लास पे आ जाएंगे। जब सेम क्लास पे आ जाएंगे मतलब वहां पे हम लोगों ने एक्सपेंशन स्टॉप कर देनी है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि हम डिसीजन ट्री को क्यों यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ नहीं करते। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि फास्ट है। अननोन रिकॉर्ड्स को हम फास्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्मॉल साइज ट्री, इसको इंटरप्रेट करना आसान होता है। एक्यूरेसी जो है वो बाकियों से ज़्यादा बेटर है। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्केलेबल नहीं है। मतलब हम लोग अगर एक दफ़ा ट्री बन गया तो उसमें कोई न्यू एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकते। नॉट गुड एक्यूरेसी फॉर लार्ज डाटा सेट। अगर डाटा सेट बहुत ज़्यादा है, फीचर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसका ट्री कंस्ट्रक्ट करना अच्छा नहीं है। मतलब एक तो उस टाइम टेकिंग भी ज़्यादा है और उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होते। नॉट रॉबस्ट, मतलब कि लार्ज एट्रीब्यूट्स की हैंडलिंग हम लोग इसमें सही से नहीं कर सकते। फिर ये वैका की दी हुई है कंप्लीट बुक, इसकी डिसीजन ट्री की। आप लोग इसको रन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वैका का मैंने पहले बताया था। वैका बिल्ट इन टूल है मशीन लर्निंग के लिए। उसमें डायरेक्ट डिसीजन ट्री को अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा जी, ये एक यूट्यूब का लेक्चर दिया हुआ है जिसमें आप लोग 30 मिनट्स की वीडियो है, 2 आवर्स का सोल्यूशन है वेदर डाटा का। तो अगर कोई देखना चाहे, सॉल्व करना चाहे तो वो कर सकता है। ये फिर ऑप्शनल है। ट्री इंडक्शन एल्गोरिदम मॉडल ने लर्न किया, अप्लाई करेगा और आखिर में हमारे पास आंसर निकल आएंगे। तो ये डिसीजन ट्री हमारा कंप्लीट हो गया।